Class, it's good morning. Good morning to all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़ा था वो था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, और हम लोगों ने इसके ऊपर पॉइंट्स लिखे भी थे कुछ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड वी रोट सम पॉइंट्स, वेटिंग फॉर few more students to come in. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, टाइम वेस्ट किए बगैर। कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर का मतलब मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मल्टीप्लायर होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का मतलब हुआ कि दो वेरिएबल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट करता है, मैंने टर्म यूज किया था इंपैक्ट का, और किस मल्टीपल्स में इफेक्ट करता है, यानी कि कितने टाइम्स एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है। इसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसके सहारे सरकारें बहुत सारे फैसलों को ले सकती हैं, right? The government can take several important decisions, and not only take decisions but also formulate the strategies कि हम लोग किस तरीके से काम करें ताकि आप बेहतर ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर अपनी इकोनॉमी को ले जा सके। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। मल्टीप्लायर अलग अलग तरीके का होता है। हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीप्लायर्स को लिखा, टैक्स मल्टीप्लायर को लिखा, हम लोगों ने बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर बात किया। तो ये अलग अलग तरीके का मल्टीप्लायर था। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंशियल होता है किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और decision making में, how it impacts the decision of the government and helps the government in formulating the policies। जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कोई भी इकोनॉमी हो, छोटी हो बड़ी हो, हर इकोनॉमी अपने लिए एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को सेट करने की कोशिश करती है। हर इकोनॉमी अपने लिए ग्रोथ स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स को डिफाइन करने की कोशिश करती है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक इकोनॉमी हर समय ग्रो ही करती रहे। ध्यान से लाइनों को सुनना। ऐसा भी नहीं है कि हर एक इकोनॉमी हर समय ग्रो ही करती रहे, आगे बढ़ती रहे। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि इकोनॉमी एक ही मोड पे आगे बढ़ती रहे। इकोनॉमी में एक फेज आता है ग्रोथ का, उसके बाद कंसोलिडेशन का, स्लो डाउन का, और फिर डिक्लाइन का। तो ये जो फेज है, ये जो पूरा साइकिल है, उस पूरे साइकिल को हम लोगों को स्ट्रैटेजाइज करना है,
कि हम लोग किस तरीके से इकोनॉमी को और आगे ग्रोथ के पाथ पे ले जा सके, राइट। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी में कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ, कैपेसिटी एक्सपेंशन कहने का मतलब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया। हर एक इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री ने अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, हाँ? या फिर आप देखिए आजकल इंडिया में पावर सेक्टर का बहुत डिमांड है। पावर सेक्टर अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहा है, अलग अलग एरियाज में वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, राइट। तो ये जो बताने का मतलब हुआ, और अभी देखिए अब मतलब मॉनसून का सीजन आ रहा है तो फर्टिलाइजर सेक्टर अपने आप को और तैयार कर रहा है कि भाई नया डिमांड आए तो हम लोग उस डिमांड को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग सेक्टर में आप देखिएगा कि ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, क्या आ गया, स्लो डाउन, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमी सुस्त पड़ गई, ढीली पड़ गई, पास डिमांड हो, तभी आप प्रोड्यूसर को इनकरेज कर पाएंगे कि वो नए सिरे से प्रोडक्शन करे। अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं होगा तो आप प्रोड्यूसर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए। अगर आप प्रोड्यूसर से चाहते हैं कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, सप्लाई बढ़ाए, क्वालिटी को इंप्रूव करे, तो बड़ा इंपेरेटिव है कि आपकी इकोनॉमी में क्या हो, आपकी इकोनॉमी में डिमांड हो। क्या हो आपकी इकोनॉमी में, डिमांड। तो डिमांड को पुश करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिमांड को पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट, जब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत एसेंशियल है, और आप देखिए किसी भी इकोनॉमिक साइकिल की अगर आप बात करेंगे तो कोई भी इकोनॉमिक साइकिल उसकी शुरुआत कहां से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है। उसकी शुरुआत कहां से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है। आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद गुड्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर एक्सचेंज होगा, और फिर एक्सचेंज होने के बाद रिस्पेक्टिव लोग उन गुड्स को कंज्यूम करेंगे, सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, नया डिमांड होगा, ये साइकिल कंटिन्यू, ये साइकिल क्या होगा, कंटिन्यू करेगा। मैंने आपसे एक पॉइंट और शेयर किया था कि हमारी इकोनॉमी में, केवल हमारी नहीं, दुनिया की हर इकोनॉमी में 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद पे स्केल का रिवीजन होता है। पे स्केल का क्या होता है, रिवीजन। आपने सुना होगा 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन। तो सरकारें जो है वो अपने कर्मचारियों के वेतनमान को क्यों बढ़ाती है, बढ़ाने के पीछे पर्पस क्या है, बढ़ाने के पीछे पर्पस बहुत क्लियर है कि लोगों के हाथ में ज्यादा परचेजिंग पावर दे। क्यों, क्योंकि जब एक बार आपने वेतनमान बढ़ा दिया तो वेतनमान बढ़ाने के बाद लोगों का डिमांड जब आना शुरू हो गया, तो बढ़ते हुए डिमांड के साथ इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने आप को उसी हिसाब से एक्सपैंड कर लेती हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाता है, और फिर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। अब वेतन उतना है, इंडस्ट्री के पास कैपेसिटी उतनी है, उसके हिसाब से वो सप्लाई कर रहा है, कहीं कुछ भी ग्रोथ का आपको कोई खास प्रोस्पेक्ट नहीं दिखेगा। फिर अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो क्या होगा, फिर सरकार को अपने इनकम को क्या करना पड़ेगा, बढ़वाना पड़ेगा। तो पे कमीशन, नया पे कमीशन आएगा, लोगों के हाथ पे नया परचेजिंग पावर जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू करता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि अगर वो इनिशियली इतना इन्वेस्ट करे, अगर इनिशियली एक पर्टिकुलर अमाउंट वो इन्वेस्ट करे, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट का कितना टाइम्स आपकी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रहा है। ये जिस तरीके से आप जान पाएंगे
या जिस फॉर्मूले से आप जान पाएंगे, जिस कॉन्सेप्ट से आप जान पाएंगे, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब हाउ मेनी टाइम्स the income gets generated in respect of the initial investments। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ उसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स इनकम जनरेट हुआ, ये चीज आप जिस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और मैंने लिखवाया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बहुत क्लोज रिलेशन है और इंटरडिपेंडेंस है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ और प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन। क्यों है? क्योंकि आप जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होने की बात करेंगे, मैंने क्या कहा, जब आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होने की बात करेंगे, तो जैसे ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेविंग्स कम कर रहे हैं और कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। तो जब कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो मनी का फ्लो मार्केट में ज्यादा होगा। मनी का फ्लो मार्केट में क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब आपकी इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके वहां इनकम का जनरेशन भी ज्यादा होगा। मोर फ्लो ऑफ मनी लीड्स टू मोर जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है? और अगर आप सेविंग्स ज्यादा करेंगे, अगर आपने सेविंग्स ज्यादा करना शुरू कर दिया, मतलब आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन पे खर्च कम हो रहा है, सेविंग्स पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मनी सर्कुलेशन में क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है? जो मनी का फ्लो हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, दैट फ्लो हैज रिड्यूस। और जब वो फ्लो रिड्यूस हो गया तो उसको हम लोग फिर जो नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट राउंड ऑफ जो इनकम आएगा, उसमें हमारा इनकम जनरेशन पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग ये देखें कि किस तरीके से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में या उसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगर आपको एमपीसी का वैल्यू निकालना है तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। अगर आपको एमपीएस का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी करना पड़ेगा। यानी कि आप इन दोनों को जोड़ के 1 ही लेके आएंगे, दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे तो जोड़ने से 1 ही आएगा, इसके अतिरिक्त कुछ और आ नहीं सकता। और ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन इनकम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन इनकम। दिस 1 विल रिप्रेजेंट चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा वाई को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा था वो के लिखा था, के डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। राइट? के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। अब सपोज कीजिए कि हमारी इकोनॉमी में एमपीसी का वैल्यू 0.8 है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बोर्ड पे देखिएगा, समझ में आएगा। एमपीसी का वैल्यू कितना है? 0.8 है। एमपीसी का वैल्यू 0.8 है, तो एमपीएस का वैल्यू कितना होगा? एमपीएस का वैल्यू कितना होगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल, सॉरी 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो अब आइए, अगर मैंने क्या कहा कि एमपीसी जितना हाई रहेगा, यानी कि कंजम्पशन आप जितना ज्यादा करेंगे, इनकम उतना ज्यादा जनरेट होगा, इनकम उतना ज्यादा जनरेट होगा। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकारें जो हैं वो कंजम्पशन के ऊपर बड़ा ध्यान रखती है, कंजम्पशन के ऊपर बहुत ध्यान रखती हैं, सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखती हैं। क्यों? क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट सरकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे पड़ता है। आइए इसको समझते हैं कैसे। अब अगर एमपीसी का वैल्यू 0.8 है, अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट करें तो k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 0.8, तो k इज इक्वल टू 1 बाई 0.2, तो k इज इक्वल टू 5 टाइम्स हो गया। k का वैल्यू कितना हो गया? 5।
अब ये k का वैल्यू 5 है, ये क्या शो कर रहा है, इसको समझना है। k का वैल्यू 5 है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी में जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, आपकी इकोनॉमी में जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, उसका 5 गुना इनकम जनरेट हो जाएगा। कितना गुना इनकम जनरेट होगा? 5 गुना। ये के जो है वो शो कर रहा है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इफेक्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लायर इफेक्ट को। मतलब कि आपके इकोनॉमी में सरकार अगर 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी तो 5000 करोड़ के बराबर इनकम जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि एमपीसी 0.8 है। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अगर हमने एमपीसी के वैल्यू को 0.75 लिया, क्या लिया हमने एमपीसी के वैल्यू को? 0.75, तो एमपीएस का वैल्यू क्या आएगा? 0.25। यानी कि अगर आप समझ पा रहे होंगे तो एमपीसी का वैल्यू घटा, एमपीएस का वैल्यू बढ़ गया। एमपीएस का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। एमपीएस का वैल्यू बढ़ गया, एमपीसी का वैल्यू घट गया। आइए देखते हैं इसका इफेक्ट मल्टीप्लायर पे क्या होगा। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75, k इज इक्वल टू 1/0.25 और k इज इक्वल टू कितना? 4 टाइम्स। अब देखिए थोड़ा सा इनकम या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आ गया, सेविंग्स को आपने बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो इनकम जनरेट हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वो तुरंत से घट गया। यस और नो? तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अब आइए अगर इसको हम लोग थोड़ा और क्रॉस चेक करके देखें। मान लीजिए एमपीसी का वैल्यू 0.9 है, तो एमपीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1। यस और नो? तो अगर फॉर्मूले पे सेट करेंगे k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, तो k इज इक्वल टू 1/0.1, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 टाइम्स। आप देखिए कितना ज्यादा फर्क हुआ। कंजम्पशन आपने बढ़ाया, कंजम्पशन आपने बढ़ाया, सेविंग्स आपने कम किया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ गया। अगर आप कंजम्पशन कम करेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे के का वैल्यू बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इनकम जनरेटेड ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप कंजम्पशन घटाते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर जनरेटिंग इनकम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो घटता जाएगा। इसके अपोजिट, जैसे जैसे आप सेविंग्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे के का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और जैसे जैसे आप सेविंग्स कम करते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन? इनवर्स। क्लियर है? एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाइएगा। एग्जांपल आप लोगों को खुद से लेना है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसका एग्जांपल मत लीजिएगा। इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन दोनों दिखाना है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, explain with the help of an example explain with the help of an example the relationship between marginal propensity to consume
and marginal propensity to save with investment multiplier. With investment multiplier. एक्सप्लेन करके दिखाओ तो रिलेशनशिप फटाफट। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। बात नहीं। दोनों ही रिलेशन दिखाइएगा। एमपीसी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सेविंग्स बढ़ेगा तो क्या होगा, सेविंग्स घटेगा तो क्या होगा।
हुआ क्या? बात करते हो? क्यों बात करती हो इससे? कॉलेज फॉर्म का पैड कहाँ है? घर। हम्म। क्या लिखी? पढ़ो। खड़े हो जाओ, जोर से पढ़ो। Investment multiplier also increases and with a decrease in the value of marginal investment multiplier also increases. On the other hand, there is inverse relationship between marginal propensity to save and investment multipliers because as the value of MPS changes, investment multiplier also changes. That is when the MPS is increasing, investment multiplier also increases and vice versa. So for example में consider MPC is equal to 0.4, then K is equal to 1 बट्टा 1 minus MPC, 1 बट्टा 1 minus 0.4, तो M is equal to आ जाएगा K is equal to 1 बट्टा 0.6. तो यहाँ पे MPS का वैल्यू ज्यादा था MPC के वैल्यू से, तो यहाँ पे K का वैल्यू कम होगा और जब क्योंकि K यहाँ पे आया है 1 बट्टा 0.6 तो 1.6 K का वैल्यू आया है, तो K का वैल्यू कम है। और जब हम लोग का MPC 0.7 था उस टाइम पे K is equal to 1 बट्टा 1 minus 0.7 is equal to 1 बट्टा 0.3, तो यहाँ पे MPS का वैल्यू MPC के वैल्यू से कम है, तो यहाँ पे K का वैल्यू 3.33 समथिंग आएगा, तो K का वैल्यू भी ज्यादा है। गुड। तुम क्या लिखे हो? पढ़ो तो। नहीं हो पाया? क्यों? कहाँ पे नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? कारण बताओ। अरे खड़े तो हो कम से कम। हाँ, अब बोलो, कहाँ नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? हम्म। बोलो। तो पूछा नहीं गया था कि सर समझ नहीं पा रहे हैं, दोबारा से बता दीजिए। कहाँ पे नहीं समझे? क्या नहीं समझे ये बताओ पहले। ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नहीं समझे? कल का क्लास किए थे? क्यों नहीं किए थे कल का क्लास? पढ़ नहीं? नोट्स लिखे थे? हाँ? कितना दिन से ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे? परसों क्लास किए थे? मतलब सैटरडे को हम क्या पढ़ाए थे क्लास में? तुम क्या लिखी हो? पढ़ो तो। एग्जाम्पल बात से देना था ना, पहले रिलेशन लिखना। कैसा रिलेशन? ठीक है, बोलो आज।
तुम क्या लिखे हो जी, पढ़ो तो एक बार। So there is direct relationship between marginal propensity to consume. इंक्रीज करेगा तो जो इन्वेस्टमेंट, उसमें जो लिखी है तुम वो पढ़ो। there is direct relationship between marginal propensity to consume. Like there is inverse relationship between the marginal propensity to save. और क्या एग्जांपल में क्या दिया? क्यों लिखी है वाला? ये तो हम मना किए थे लिखने के लिए। खुद से लिखो अभी एग्जांपल। रोल नंबर 19। रोल नंबर 19। बोलो क्या लिखे हो? लिखे हैं सर, रिलेशनशिप बताया सर, चीफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनवर्स व्हेन द इनकम मल्टीप्लायर इंक्रीज। मतलब इनवर्स तो इनकम मल्टीप्लाई इंक्रीज मतलब क्या हुआ? कैसे इंक्रीज कर रहा है? कहाँ इंक्रीज कर रहा है? ओ अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू कब कब इंक्रीज कर सकता है, यही बता दो तुम। जब एमपीसी बढ़ता है। और जब एमपीएस, यही तो लिखना था, तो तुम लिख काहे नहीं पाया इसको? एग्जाम्पल क्या दिए हो? सर एग्जाम्पल दिए इक्वल टू, डायरेक्ट तुम के पे पहुंच गए, एमपीसी का वैल्यू नहीं लिखे हैं? एट्टी कि 0.8? ये तो सामने हम भी लिखे हैं, यही देख के उतारा है क्या तुम? तुम काहे ये सब काम कर, लक्षण नहीं सुधारेगा तुम? बोलता नहीं है। अभी लेके दिखाओ हमको आंसर जल्दी। रोल नंबर 92 क्या लिखा है जी आंसर? और इतना छोटा सा चीज तुम लोग 0.2 और बैठो। कैसे काम चलेगा इसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करोगे तो कैसे पास करोगे एक ही में? मेहनत करना पड़ेगा बाबू, नहीं तो दिक्कत। तुम क्या लिखे हो?
In case one, there is a direct relationship between MPC and investment multiplier. If the MPC value increases, the investment multiplier also increases. Very good, very good. आगे. Example में सर ये है, if MPC is equals to 0.3 and MPS is equals to 0.7, then the value of P is 1.423. ठीक है. In case 2, there is an inverse relationship between MPS and investment multiplier. If the value of MPS increases, then the investment multiplier decreases, and vice versa. Example: MPC is equals to 0.5 and MPS is equals to 0.5. Then the K value is equals to 2. The value of K increases. तो वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेस, उसमें तुमको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तुम लोग यही चीज हम देखना चाह रहे थे कि तुम लोग सेविंग्स का बात नहीं कर रहे हो. एग्जाम्पल में ये बताओ कि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में इसमें हमने सेविंग्स को बढ़ाया. ये पॉइंट किसी ने नहीं लिखा है कि प्रीवियस में तुम्हारा ठीक से बैठो तुम. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारा सेविंग्स 0.2 था. इस बार सेविंग्स 0.4 हो गया, तो हमने सेविंग्स को बढ़ाया. तो जब सेविंग्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? के का वैल्यू घटेगा. ये शो करना था. बात समझ रहे हो? और अगर हमने सेविंग्स को 0.3 से घटा के 0.2 किया तो सेविंग्स का वैल्यू चूंकि कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ये इस रिस्पेक्ट में दिखाना था कि क्या रिलेशन है. इनवर्स मतलब सेविंग्स का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कम होना. सेविंग्स का घटना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बढ़ना. ये तुम कहां शो कर पाए हो? कोई नहीं लिखा इस तरीके से आंसर. सेकंड वाले में तो सेकंड वाले में तुम एमपीसी से रिलेशन कहां शो कर रहे हो? तुम किससे रिलेशन शो कर रहे हो? तुम्हारा सेकंड केस का रिलेशन किसके साथ है? एमपीएस. तो तुम यहाँ एमपीसी का जिक्र कर रहे हो. क्यों? आंसर को देखो, मतलब एग्जामिनर का नजर बहुत पैना, यही सब पकड़ेगा, काट के एवरेज मार्किंग कर देगा, वहां पे नंबर नहीं देगा. बात समझ रहे हो? तो जो तुम लिख रहे हो उसको सपोर्ट करो उससे. ज्यादा वैल्यू हो सकता है क्या एफपीएस का? एमपीसी से ज्यादा वैल्यू हो सकता है एफपीएस का? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता. 5 का रेशियो उससे ज्यादा क्या होगा? चलो ठीक है क्लास, थैंक यू.